लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्वार्टाइल्स किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ लोकेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशंस देखते हैं मीन की, जिसके लिए हम एक बुक फॉलो कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट बाय रिचर्ड की है, 7th एडिशन है और एक्सरसाइज इसकी 3.2 है। ठीक है, अब अच्छा, इस बुक में हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में दो क्वेश्चंस जो है वो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जिसमें आपने क्या करना है कि उन दो क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है उसी एक्सरसाइज के एंड में देखने हैं, वहां पर आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस के सोल्यूशन। और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उसी एक्सरसाइज के अंदर, उसका सोल्यूशन आपको नहीं दिया हुआ, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम उन दो एक्सरसाइजेस के जो सोल्यूशन दिए हैं, दो क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन दिए हैं एक्सरसाइज 3.2 में, वो हम एज इट इज देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से सॉल्व किए हैं। और बाकी जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं जिनके सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, उन्हें हम यहाँ वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, जो कि ये पूरा एक ही टेबल है, आप इसे दो टेबल मत कंसिडर कीजिएगा, ये पूरा एक ही टेबल है। ठीक है, 10 to 10.9, 11 to 11.9, और इस तरह से देखें, ये 14 to 14.9 और फिर 15 to 15.9, ये 19 to 19.9 तक का टेबल आपको दिया हुआ है। इसका सिर्फ सैंपल मीन कैलकुलेट करना है। तो सैंपल मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने ग्रुप डेटा में क्या देखा था कि हम इंटरवल में से मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, फॉर्मूला है समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट, उसका सम, और फिर डिवाइडेड बाय एन करेंगे। तो यहाँ पर हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस कॉलम का जो सम आएगा हमारे पास वो एफ एक्स का समेशन होगा, वो आया 988.5, इसको डिवाइड करेंगे 65 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 15.2077 पाउंड्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन भी बुक में दिया हुआ है कि फर्स्ट टू, हर एक्सरसाइज में पहले दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्सरसाइज के एंड में दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं दिए, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 12 मंथ्स की जो है वो लोन की जो अमाउंट है उसको शो किया गया है, किसी बैंक का डेटा है ये। और यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, पूछा गया है कि द कंपनी इज एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इट्स एवरेज मंथली बैलेंस इज ओवर 65,000 है, तो डज इट क्वालिफाई, ये पूछा है हमसे। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ आपसे क्लियरली ये नहीं कहा क्या फाइंड द मीन, फाइंड द एवरेज, फाइंड द मीन, फाइंड द मॉड, फाइंड द मीडियन, इस तरह की कोई बात यहाँ नहीं लिखी। यहाँ क्या लिखा है कि वो कहते हैं कि अगर एवरेज मंथली इनकम जो है वो अगर ओवर है 65,000 से, तो फिर क्या होगा, द कंपनी इज एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो एलिजिबल नहीं होगी। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि इसका मीन क्या है, इसका मीन कैलकुलेट किया। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनग्रुप डेटा के लिए मीन हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। हमने सारी वैल्यूज को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 12 करना है, क्योंकि 12 मंथ्स का डेटा दिया है। ठीक है, तो 12 नंबर ऑफ यहाँ पे आइटम्स हैं, हमने 12 पे डिवाइड करना है सबको, तो इन सब का सम आता है 827600, और डिवाइडेड बाय 12 किया तो इससे हमारे पास आ गया $68,967। हमें क्या कहा था कि क्वालिफाई करने की कंडीशन क्या बताई थी, कि अगर 65,000 से ओवर हो जाता है, तो इट इज मोर देन 65,000, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को देखना होगा। जैसे अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 3.6 है, जिसमें क्या कहा है कि एक चाइल्ड केयर कम्युनिटी जो नर्सरी है उसका कुछ डेटा दिया है। ठीक है, और उस डेटा में आपसे क्या पूछा गया, ये कहते हैं कि नर्सरी जो है इज एलिजिबल फॉर अ काउंटी सोशल सर्विसेज ग्रांट एज लॉन्ग एज द एवरेज एज ऑफ इट्स चिल्ड्रन स्टेज बिलो 9, यानी अगर 9 से कम एज के बच्चे हैं, तो फिर यानी कि एवरेज अगर उनका इतना निकलता है, इतना आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो काउंटी सोशल सर्विसेज ग्रांट है उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो हमसे ये पूछा है कि डू दे क्वालिफाई फॉर द ग्रांट, अगर इस एज के बच्चे उनके पास हैं।
तो आपने क्या करना है, आपने इनको ऐड करना है और टू पे आपने इन्हें ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। यानी आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने प्लस के साइन लगाते जाने हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर इससे करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे ऐड करते जाएंगे और आपके पास क्या वैल्यूज आती रहेंगी, जो इसका सम आएगा उसे हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर, जो कि क्या है, 11 है। तो हम इस सम को 11 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप अपने पास कैलकुलेटर रखें, अपनी नोटबुक रखें, अपने पेन रखें। एज यूजुअल मैं आज के लेक्चर में भी यही कहूंगी कि आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करें। इन सब का जो सम आएगा उसको हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 12 करना है, 11 करना है, सॉरी, ये 11 इंडिविजुअल्स का डेटा है। अगर इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो लेस देन है, अगर इसकी वैल्यू क्या कंडीशन बताई है कि अगर बिलो 9 होगा तो वो क्वालिफाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो है 9 से लेस आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड केयर है वो क्या करेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे फॉर द ग्रांट। अगर 9 से ग्रेटर वैल्यू आएगी तो ग्रांट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें क्या पूछा है, ये भी एक चाइल्ड केयर कम्युनिटी नर्सरी का डेटा आपको दिया है। ये कहते हैं कि इट कैन कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय द काउंटी सोशल सर्विसेज, ठीक है, ऑफिस एज लॉन्ग एज द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द फैमिलीज। अब इनकम की बात कर रहे हैं कि इनकम ऑफ द फैमिलीज हुज चिल्ड्रन अटेंड द नर्सरी इज बिलो 12,500। अब ये देखते हैं कि अगर ये चिल्ड्रन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी फैमिली की इनकम जो है, एवरेज इनकम वो 12,500 से बिलो है तो वो सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसमें भी आपने यही करना है, आपने इसमें भी इन सब को ऐड करना है, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज आपके पास हैं आपने इन सब को ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिवाइड करना है। मैं जब तक ऐड कर रही हूँ आप इन्हें काउंट करें कि कितनी वैल्यूज हैं, कितने इंडिविजुअल्स का डेटा है, ठीक है। सबको आपने इस तरह से ऐड करना है। आप अपने पास कैलकुलेटर रखें और साथ साथ कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। इन सबको ऐड करना है। जब ये सारी वैल्यूज आपके पास ऐड हो जाएंगी तो आपने इसे क्या करना है, डिवाइडेड बाय जितनी आपके पास वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 10 11 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपने इसको 11 पे डिवाइड करना है। जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी वो ये उसी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही था। तो 11, वहाँ पे भी 11 चिल्ड्रन का डेटा था, यहाँ पे भी 11 चिल्ड्रन का डेटा था, लेकिन यहाँ पर वहाँ एज ऑफ चिल्ड्रन थी, यहाँ पर इनकम ऑफ द फैमिलीज है, ठीक है। उन 11 चिल्ड्रन की फैमिली इनकम की बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी वैल्यू जो है, यहाँ पर जो भी आंसर आपका आएगा आप कैलकुलेट कर लें। अगर 12,500 से बिलो है इनकम, एवरेज इनकम, तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि दीज डेटा रिप्रेजेंट, एक्चुअली ये एक मैनुअल टाइप एक मैं लेक्चर बना रही हूँ जिसमें मैं आपको जस्ट हिंट दूंगी, आपको बता रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, बाकी कैलकुलेशंस आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। दीज डेटा डेटा रिप्रेजेंट्स, वैसे भी अगर आप अगर कंप्लीट सोल्यूशन इसका मैं आपको करके दे देती हूँ, आप खुद अगर इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आप कभी भी जो इस ये टॉपिक है, कोई सा भी टॉपिक आपका जो भी होगा उस पर आपको ग्रिप नहीं मिल सकेगी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ डेटा दिया हुआ है, एज ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं एडमिटेड टू अ स्मॉल हॉस्पिटल, ठीक है। एजेस हैं ये उनकी। सबसे पहले कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ क्लासेस 40 to 49, 50 to 59। अब यहाँ क्लासेस का हिंट दिया हुआ है, बताया हुआ है कि आपने क्लास इंटरवल्स किस तरह से बनाने हैं कि 40 to 49, इन हर एक में 10 10 का डेटा लेना है, 10 10 के पॉइंट्स देने हैं, विथ 10 रखनी है, ठीक है, क्लास विथ। देखें यहाँ पे 40 to 49, 50 to 59, ठीक है। इसी तरह से 60 to 69, इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यूज देंगे। अब अच्छा, हमने बाकी पार्ट्स भी पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है सैंपल मीन हमने इसका कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी और रॉ डेटा से भी। रॉ डेटा मीन्स के डायरेक्टली इसको आपने लेना है और इसको यानी कि अनग्रुप लेकर इसको सॉल्व कर लेना है, सबको ऐड करके टोटल पर डिवाइड कर लेना है आपने, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आएगा। पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा,
आपने सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास इंटरवल का कॉलम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, इन्होंने कहा है कि 40 से आपने स्टार्ट करना है, तो हम लेंगे 40 टू 49, देन 50 टू 59। आप मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्ट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 60 टू 69, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर हम पहले पढ़ कर चुके हैं, उसकी भी प्रैक्टिस आपके साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। 70 टू 79, देन 80 टू 89। अब हमें देखना है कि हमें कहाँ पे स्टॉप होना है। अब देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यूज 90s में नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। ये हमारे पास हो गया क्लास इंटरवल्स। अब हम बनाते हैं, अब हमारे पास क्या वैल्यूज हमने लेनी है। क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं एफ, फ्रीक्वेंसीज की देखते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले वाले ग्रुप की क्या आएगी, पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आएगी, हम इसे काउंट करते हैं 40 से 49 तक की वैल्यूज को आपने काउंट करना है। तो 40 से 49 तक की वैल्यूज अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 2, और इस पे क्रॉस जरूर लगाते रहें ताकि आपको पता चलता रहे आपने कौन कौन सी वैल्यूज काउंट कर ली। अच्छा, 2 हो गई, और इसके अलावा आई थिंक कोई और वैल्यू इसमें नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर, ये रहा एक और भी है, 48 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 4। क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी हो गई 4, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 50 टू 59। 50 टू 59 के पास के में हमारे पास इंटरवल आते हैं 1, इंटरवल में वैल्यूज 1 आ रही हैं, 2 है और 3 है और 4 है। आई थिंक और कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, फिर 60 टू 65, 60 टू 69 का ग्रुप देखते हैं, 1 2 3, और आई थिंक कोई और वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। फिर देन 70 टू 79, 1 2, देयर आर 2 पॉइंट्स लाइज इन द डेटा, तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 80 टू 89 काउंट करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज 80s वाली बची हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर आर 7 वैल्यूज। अब देखें इसको क्रॉस करने से मुझे साथ साथ ये भी पता चलता रहा कि मैंने टोटल सारी वैल्यूज को काउंट कर लिया या नहीं काउंट किया। इन सबको अगर आप काउंट करते हैं तो आपके पास आता है 20, ठीक है। हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई है 20, यानी कि एन हमारे पास आ गया है 20। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉलम बनाना है किसका, एफ एक्स का, ठीक है। तो एफ एक्स का कॉलम, क्योंकि हमने देखिए हमने फाइंड आउट करनी है एक्स बार फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये फॉर्मूला है हमारे पास, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और समेशन एफ एक्स वाली, यानी कि सम लेंगे हम एफ एक्स का, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो f और x का सम लेना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है। x मींस के मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल किस तरह से निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 44.5, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आपके पास आ जाएगा 54.5। अगर किसी को मिड पॉइंट निकालना नहीं आता तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया है वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आएगा 54 मैंने कर लिया है, अब 64.5, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 74.5, नेक्स्ट इज 84.5, 84.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया x। अब हमने क्या करना है, x कैलकुलेट करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ f एंड x। तो आपने हर f को उसके करस्पॉन्डिंग x से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 44.5, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 44.5, तो हमारे पास आ जाएगा 178। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 218, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करें, इन्हें आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग अपने पास कैलकुलेटर्स रखें, मैं बार बार ये बात कहती हूँ
नहीं 193.5, ठीक है, फिर है 149, एंड देन द लास्ट वैल्यू इज 591.5, 591.5, ठीक है। हमारे पास सम आता है इससे, सम हमारे पास क्या आएगा, इसको ऐड कर लें आप, इससे हमारे पास वैल्यू आती है 1230, ठीक है। सम हमारे पास आ जाएगा 1230, ये हमारे पास आ गया समेशन एफ एक्स। ये समेशन एफ एक्स है, ये एन है, तो एफ एक्स को एन पे डिवाइड करना है, यहाँ पर लिखते हैं। मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आएगा एफ एक्स यानी कि 1230 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, इक्वल हमारे पास आ रहा है आई थिंक 61.5। ये हमारे पास आ रहा है 61.5, सही है। इसी तरह से आपने रॉ डेटा से भी निकालना है। रॉ डेटा की में से किस तरह से निकालेंगे कि इन सब को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करने की बजाय इन सबको ऐड करें और डिवाइडेड बाय 20 कर लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा 3.9 में कहते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है सिंपल, इसका आई थिंक मीन फाइंड आउट करना है हमने, मीन फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है, सैंपल मीन निकालना है। तो सैंपल मीन अभी हम पिछले क्वेश्चन में 3.8 में कर चुके हैं। किस तरह से करना है, आपने यहाँ पर एक एक्स का कॉलम बनाया, सॉल्व आप खुद करेंगे, आई एम गिविंग जस्ट हिंट्स टू यू, ठीक है। आपने यहाँ पर एक्स का कॉलम एक बनाएंगे, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एक एक्स का कॉलम बनाएंगे, एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर आपने करना है एक्स, ठीक है। एफ आपके पास है, आप एक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका मिड पॉइंट 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2, तो 24.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 24.5। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 34.5। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है, ये सारे एक्स आपने कैलकुलेट करने हैं। जब एक्स आपके पास आ जाएगा तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम बनाना है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का, क्योंकि आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। इसका जो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ आएगा, इसके सम को आपने एन पर, यहाँ पर आपने इसको टोटल करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज एन, एन पे डिवाइड करना है। समेशन एफ एक्स यानी इससे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसके आपने डिवाइड करना है इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा इसका मीन। अच्छा 3.10 में हमें रॉ डेटा दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। ऑनर्स के डिसीजन के बारे में बताना है और क्यों क्यों ये डिसीजन लिया है ये भी बताना है। अब क्या डिसीजन हमने लेना है, ये हमें कुछ डेटा दिया है बिल्डिंग अ न्यू स्टोर का, ठीक है, कि समवन इज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग न्यू स्टोर। अब न्यू स्टोर की उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो क्या, बिल्डिंग के लिए क्या इसे चाहिए, ये कहते हैं कि द ऑनर विल बिल्ड इफ द एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ 1995 इज एटलीस्ट 300। ये 1995 का डेटा दिया है, ठीक है। एटलीस्ट 300 मीन्स के 300 एंड ग्रेटर देन 300, एटलीस्ट मीन्स ये, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि दिस कंडीशन एंड द ग्रेटर कंडीशन, ठीक है, यानी कि ये और इससे बड़ी वैल्यू। एटलीस्ट 30 मीन्स के एटलीस्ट 300 मीन्स 300 एंड ग्रेटर देन 300। एटलीस्ट का वर्ड हमेशा वो कंडीशन और उससे ग्रेटर पे जाता है, ठीक है। एंड द ओवरऑल मंथली एवरेज फॉर द ईयर इज एटलीस्ट 285। ये कहते हैं कि 6 months, फर्स्ट 6 months का एवरेज अगर उसका एटलीस्ट 300 होता है, एंड जब आ जाता है इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। एंड द ओवरऑल मंथली एवरेज फॉर द ईयर इज एटलीस्ट 285, यानी कि फर्स्ट 6 months की, यानी कि सेमी एनुअल जो फर्स्ट 6 months की एवरेज है वो 300 से 300 या ग्रेटर देन 300 हो, या फिर 285, या फिर इससे 285 हो, एनुअल एवरेज जो है वो 285 या इससे ग्रेटर हो। अच्छा जब हमें दो कंडीशंस दी जाती हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि हम पहले देखते हैं कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि आपने इन 6 का एवरेज निकालना है, ये जो आपके पास 6 वैल्यूज हैं, ये जो आपके पास वैल्यूज हैं आपने इसका एवरेज निकालना है।
आपने इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, इनका आपने एवरेज निकालना है, यानी कि आपने करना है थ्री, इन सिक्स का एवरेज निकालना है आपने। ठीक है, और उसको डिवाइडेड बाय करना है सिक्स, यानी कि 234, टू 234 और प्लस 216 प्लस 195 प्लस 400 और प्लस 315 एंड प्लस 274, इन सब का सम लेना है और डिवाइड करना है इसे सिक्स पे। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 272.3। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसका जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, मीन फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 272.33, ये हमारे पास आ रहा है। अब 272.33 आ रहा है, हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी एटलीस्ट 300, 300 मीन्स 300 और ग्रेटर देन 300, लेकिन हमारी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही इससे। तो हम कहेंगे कि 272.33 क्या कहेंगे, इज लेस देन, इज लेस देन क्या है, 300। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या करेंगे हम, कि दूसरी कंडीशन अब हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, एंड लगा है दरमियान में, दोनों कंडीशंस के दरमियान में अगर और होता तो फिर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये काम जो भी है क्वालिफाई है या जो भी है वो करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ऑनर विल नॉट बिल्ड एनी स्टोर, क्योंकि ये पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम दूसरी कंडीशन पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वाई का कहा था, तो वाई हमने बता दिया कि इसलिए हम नहीं हो रहा कि पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो इसलिए हम दूसरी कंडीशन भी चेक नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट डिसीजन ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, इन्होंने एक कंडीशन दी है कि वॉल्यूम अगर विद इन 0.04 एंड 3 आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर ये कहते हैं कि द कंपनी डज नॉट नॉर्मली recalibrate the filling machine for this column if the average volume is this, is within 0.04 of 3 ounces। ठीक है, इनके विद इन 0.04 अगर एवरेज आ गया, ठीक है, तो ठीक है, ये कहते हैं कि अदरवाइज जो है वो हम कहेंगे हमारा डिसीजन नो होगा। अदर यानी कि अगर 0.04 से लेस होगा या विद इन 0.04 होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर यस होगा, अदरवाइज हमारा आंसर नो होगा। इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे आपने डिवाइड कर देना है। इसी तरह से 12 में भी ऐसी कहा है कि आपको कुछ डेटा दिया है और यहाँ पे कंडीशन दी है, कि कंडीशन क्या है कि लेस देन 23 सेकेंड्स की कंडीशन दी है, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है लेस देन 23। ठीक है, तो अगर आपका इसका एवरेज लेस देन 23 आ जाता है तो यस है, अदरवाइज नो। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं, डायरेक्ट बुक से देखते हैं कि वो किस तरीके से हमने करने हैं। जैसे यहाँ देखें 14 वाले देखें, 14 वाले में आपको क्या दिया है, एयर 1 एयर 2 एयर 3 के 4 डिफरेंट क्वार्टर्स की वैल्यूज दी हैं, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अर्निंग है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहे, कैलकुलेट एवरेज अर्निंग इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स। क्वार्टरली आपने अर्निंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस क्वार्टर की कैलकुलेट करनी है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है। सेकंड क्वार्टर के लिए इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है। इसी तरह से थर्ड क्वार्टर को इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो थर्ड क्वार्टर की एवरेज इनकम आ जाएगी। इसी तरह से फोर्थ क्वार्टर की भी निकालनी है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि कैलकुलेट सेपरेटली, किसको करना है, क्वार्टरली अर्निंग्स इन ईच ऑफ द 3 years। अब एयर वाइज आपने कैलकुलेट करना है। अब आप एयर वाइज कैलकुलेट करेंगे, आप अब इस तरह से एवरेज निकालना है, आपने एयर वाइज निकालना है, यानी कि इन चारों वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 करना है। ईयरली इनकम के लिए क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे। आपने एयर वाइज एवरेज निकालना है, एयर 1 के लिए एवरेज निकलेगा, एयर 2 के लिए एवरेज निकलेगा, एयर 3 के लिए एवरेज निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने एवरेज निकालना है और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपने कंपेयर करना है।
और कंपेयर करके देखना है कि आपके सोल्यूशन मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 5 ईयर्स के ग्रुप्स में डेटा दिया है। ये 5 ईयर्स का डेटा दिया है, ये 5 ईयर्स का डेटा दिया है, ये 5 ईयर्स का डेटा दिया है, और डिफरेंट 5 ईयर्स का इंटरवल बताया कि इसमें आपने इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। जैसे 1988, फ्रॉम 1988 टू 1992, तो 1998 1988 सॉरी, 1988 टू 1992, तो 1988 टू 1992 ये वाला बन रहा है। तो आपने इन सबको ऐड करना है और 5 पे डिवाइड करना है, बिल्कुल सिंपल है ये। इन सब में आपने यही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की यानी कि मीडियन एंड मॉड की जो है वो एप्लीकेशंस देखेंगे।